जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग उत्तर भारत के पर्वत और दक्षिण भारत के पर्वत को पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख नदी को पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख नदियों को पढ़ने से पहले हम भारत के नदियों को समझने के लिए भारत के मैप को दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ऊपर वाले हिस्से, यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये उत्तर भारत का क्षेत्र है और नीचे का हिस्सा जो है दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तो सबसे पहले उत्तर भारत की नदी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दक्षिण भारत के नदियों को पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं उत्तर भारत की नदियों को। तो उत्तर भारत की नदियों में जब आप देखेंगे तो सबसे टॉप पर यहाँ पर जो स्थित है वो सिंधु नदी है, ठीक। और सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदी है जो बाद में सिंधु में जाकर मिल जाती है। उन नदियों के नाम जो है सीरीज में है। सबसे पहले झेलम है, फिर चिनाब, उसके बाद रावी और फिर ब्यास और सतलज नदी, जो सिंधु की 5 सहायक नदी है। आपसे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं कि जो ऊपर के उत्तर के 5 नदी हैं उनको क्रम से सजाइए। तो उसमें आप याद रखेंगे झेलम, उसके बाद चिनाब, फिर रावी, उसके बाद ब्यास और सतलज। ये क्रम से लिखे हुए सारे नदी हैं जो कि सिंधु की सहायक नदी है। अब बात करेंगे सबसे टॉप पर हमारे भारत के उत्तर में सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी जो है वो यहाँ तिब्बत के क्षेत्र में मानसरोवर के पास एक सीन कबाब, ये एक जलधारा है सीन कबाब, इसी से सिंधु नदी निकलती है। और यहाँ पर भारत का इलाका जब शुरू होता है लद्दाख का, तो लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है और गिलगित के पास, ये भी भारत का इलाका है गिलगित के पास यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये पठानकोट होते हुए यह अरब सागर में आकर समाप्त हो जाती है सिंधु नदी। आप सिंधु नदी के पूरे ग्राफ को देख सकते हैं। सीन के बाब से निकलती है और यहाँ लद्दाख में प्रवेश करती है भारत में। उसके बाद गिलगित के क्षेत्र या जो कि भारत के लद्दाख का हिस्सा है, इसी गिलगित के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और उसके बाद पठानकोट होते हुए ये अरब सागर में आकर गिर जाती है। पूरा इसका ग्राफ देख चुके हैं आप। इसके डिटेल की चर्चा करेंगे उससे पहले जान लें कि इसी सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है। सबसे पहले है झेलम, उसके बाद चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये क्या है कि कहीं ना कहीं पहले आपस में एक दूसरे से मिलती है और उसके बाद सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम सिंधु नदी के डिटेल की चर्चा करें तो सिंधु नदी मानसरोवर के निकट सीन के बाब नामक जलधारा से निकलती है और इसका एंडिंग पॉइंट यानी कि मुहाना कहते हैं एंडिंग पॉइंट, जहाँ पर यह समाप्त होती है यानी अरब सागर में जाकर यह मिल जाती है सिंधु नदी। इनकी सहायक नदी बताई चुके हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 3180 किलोमीटर सिंधु नदी की टोटल लेंथ है, जिसमें से भारत में मात्र 1114 किलोमीटर मात्र भारत में बहती है सिंधु नदी। अब क्या है कि सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी भी है सिंधु नदी। अब थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे। सिंधु की हम 5 सहायक नदियों की बात कर रहे थे, तो उन 5 सहायक नदियों में झेलम जो कि टॉप पर था, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, ब्यास और सतलज था। तो क्या है कि ये झेलम नदियों को आप समझिए। ये क्या है कि झेलम नदी, बीच की नदी को आप देख रहे हैं, ये चिनाब है। तो चिनाब नदी जब निकलती है तो उसमें सबसे पहले झेलम नदी आकर मिलती है, ठीक। झेलम नदी चिनाब में आकर समाप्त हो जाती है। उसके बाद रावी, ये भी चिनाब में आकर समाप्त हो जाए। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि झेलम नदी का एंडिंग पॉइंट यानी कि मुहाना कौन सा है, तो वो चिनाब है। चिनाब में आकर ये समाप्त हो जाती है। फिर रावी नदी भी चिनाब में आकर समाप्त हो जाए, ठीक। 3 क्लियर हो गया। उसके बाद ब्यास और सतलज पर आइए। तो ब्यास नदी क्या है कि ये सतलज नदी जब निकलती है तो ब्यास नदी सतलज नदी में जाकर मिल जाती है और फिर चिनाब आगे बढ़ती है और ये सतलज भी चिनाब में जाकर मिल जाती है। और ये क्या है, पठानकोट के पास ये आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इस तरह से आप पूरा पैराग्राफ याद रखेंगे कि झेलम जो है वो चिनाब में जाकर मिल जाती है और रावी भी चिनाब में आकर मिल जाती है, ठीक। झेलम चिनाब में और चिनाब रावी में और उसके बाद ब्यास सतलज में। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि चिनाब नदी का एंडिंग पॉइंट, तो चिनाब को आप याद रखेंगे सतलज और सतलज को चिनाब, यानी कि ये दोनों आपस में समाप्त हो जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि इन नदियों को समझने के बाद आप इनका डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले झेलम के डिटेल में जाएंगे, उसके बाद चिनाब, फिर रावी, ब्यास और सतलज। इस प्रकार से हम उत्तर भारत के सारे नदियों को पढ़ेंगे। इसके अलावा गंगा है, यमुना है, कई सारे नदी हैं जिसको पढ़ना है। तो सबसे पहले सिंधु नदी को फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए कि यह सीन के बाब से निकलती है, भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, गिलगित के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, वहाँ से यह पठानकोट होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी 5 प्रमुख सहायक नदी है जो क्रम से आप याद रखेंगे। सबसे टॉप पर झेलम है, फिर उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, ब्यास और सतलज। ये सारे नदी जो है
क्रम से हैं सिंधु नदी को। अब इनको समझने के लिए आप याद रखेंगे कि झेलम जो है चिनाब में आकर समाप्त होती है और रावी नदी चिनाब में। ऊपर के 3 समझ लिए, झेलम चिनाब में समाप्त होगी और रावी भी चिनाब में जाकर समाप्त होगी। बाकी नीचे जो 2 नदी है ब्यास, वो सतलज में जाकर समाप्त होगी। उसके बाद इन दोनों का जो एक कॉरिडोर बनेगा चिनाब का और सतलज का, ये दोनों आपस में मिलेगा और फिर पठानकोट के पास आकर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। इस प्रकार सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज को आप याद रखेंगे। इसके अलावे बात करें तो सिंधु पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी भी है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी के तौर पर जानी जाती है। इसके अलावे एक पॉइंट और है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। इन दोनों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में। इसमें तय किया गया था कि ऊपर की जो 3 नदी, आप सिंधु से स्टार्ट करेंगे तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों के, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों के मात्र 20% जल का ही इस्तेमाल भारत कर सकता है। बाकी 80% जल का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान करेगा। और भारत जो है इन तीनों नदी, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता। इसके अलावा दूसरा पॉइंट रखा गया था कि जो नीचे का 3 नदी देख रहे हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों के 80% जल का इस्तेमाल भारत कर सकता है और इसका मार्ग भी अवरुद्ध कर सकता है, यानी कि हम रोक सकते हैं, उधर पाकिस्तान की तरफ पानी नहीं जा सकता है। तो ऊपर के 3 नदियों का मार्ग हम नहीं रोक सकते 1960 के समझौते के अनुसार, जबकि नीचे की 3 नदी है रावी, ब्यास और सतलज, इसको रोका भी जा सकता है और इसके 80% जल का इस्तेमाल भारत करेगा। ऊपर के 3 नदी जो हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, इसके 20% जल का इस्तेमाल ही मात्र भारत कर पाएगा। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब बात करेंगे झेलम नदी के। हम सिंधु नदी को देख चुके हैं, अब झेलम नदी पे आइए। ठीक, झेलम नदी जो है वो बेरीनाग, शेषनाग झील के समीप निकलती है। ये शेषनाग झील जो है जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ आप झेलम नदी को देख रहे हैं, ये झेलम नदी है। ठीक, और यहीं जम्मू एंड कश्मीर के पास एक बेरीनाग जगह है, उसी बेरीनाग के पास शेषनाग झील है। तो इसी बेरीनाग के पास से ये झेलम नदी निकलती है और चिनाब में जाकर समाप्त हो जाती है। इसका एंडिंग पॉइंट चिनाब है। अब हमने आपको समझा दिया था कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। तो झेलम जो समाप्त होती है वो चिनाब में आकर समाप्त हो जाती है। तो झेलम का एंडिंग पॉइंट आप चिनाब याद रखेंगे और फिर रावी का एंडिंग पॉइंट भी आप चिनाब याद रखेंगे। ठीक, और उसके बाद ब्यास सतलज में जाकर समाप्त होती है। तो इस तरह से आप इन सब का एंडिंग पॉइंट याद रख सकते हैं। क्या है कि झेलम नदी की बात कर रहे थे, झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील के समीप बेरीनाग से निकलती है। ठीक, और यहाँ पर हमने मेंशन किया है बेरीनाग शेषनाग झील के समीप से निकलती है और इनकी सहायक नदी है किशन गंगा। आप इस नाम को याद रखेंगे कि झेलम की जो सहायक नदी है वो किशन गंगा है और इनका एंडिंग पॉइंट चिनाब। अभी हमने आपको बताया कि एंडिंग पॉइंट यानी कि चिनाब में ये नदी समाप्त हो जाती है। इस पर एक महत्वपूर्ण परियोजना है तुलबुल परियोजना। ये काफ़ी बार प्रश्न में पूछे जा चुके हैं कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर बनी हुई है और इसका पुराना नाम बितस्ता है। इसी नदी का पुराना नाम बितस्ता है। प्राचीन काल में झेलम का पुराना नाम बितस्ता हुआ करता था। और झेलम से एक बात और याद रखेंगे कि जो श्रीनगर शहर है जम्मू एंड कश्मीर का, श्रीनगर, वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद अब आइए बात करते हैं चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी का फुल डिटेल करेंगे। इससे पहले एक बार और फिर आप समझने का प्रयास करें। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, क्या है कि ये सब नदी पहले आपस में एक दूसरे से मिलती है और फिर फाइनली रूप से यह सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो आप याद रखेंगे कि झेलम चिनाब में आकर समाप्त होती है, हम यहाँ एरो दे दिए, और रावी भी चिनाब में जाकर समाप्त होती है। ठीक, 2-3 नदी का क्लैरिफिकेशन हो गया। ऊपर से देखेंगे आप ये झेलम नदी ये समाप्त हो गई चिनाब में और रावी भी जाकर चिनाब में समाप्त। उसके बाद ब्यास ये सतलज में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक, और ये सतलज नदी है जो चिनाब में। आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न में कि चिनाब नदी का एंडिंग पॉइंट यानी कि मुहाना कौन सा है, तो आप कहेंगे सतलज, और सतलज नदी का मुहाना है चिनाब। ठीक, झेलम नदी का मुहाना चिनाब यानी चिनाब में समाप्त होती है, रावी नदी का मुहाना चिनाब में। इस प्रकार से आप इन 5 नदियों के मुहाना यानी एंडिंग पॉइंट को याद रखेंगे। आइए बात करते हैं चिनाब नदी की। ठीक, चिनाब नदी
हम आपको बता चुके हैं कि सिंधु की सहायक नदियों में से चिनाब नदी, चिनाब नदी जो है वो चंद्र एवं भागा नामक 2 सरिताओं से मिलकर बना है, जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक। आप इसको मैप में समझिए। ऊपर का जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ से झेलम नदी निकलती है वो जम्मू एंड कश्मीर है। यहीं पर इसके पास हिमाचल प्रदेश है, इस साइड। यहाँ से निकलती है चिनाब नदी, चंद्र एवं भागा नामक 2 सरिताओं से मिलकर बनी है चिनाब नदी। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो यहीं से आप समझेंगे, सहायक नदी वो नदी होती है जो उस नदी में सहायक नदी उस नदी को कहते हैं जो इस नदी में आकर मिलती है, जैसे चिनाब नदी। तो चिनाब नदी के बारे में हम आपको बता रहे थे कि झेलम और रावी ये दोनों चिनाब में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार झेलम और रावी जो है वो चिनाब की सहायक नदी हो गई। तो आप इसको याद रखेंगे कि इसकी सहायक नदी झेलम और रावी है। चिनाब की सहायक नदी झेलम और रावी है। और इसका एंडिंग पॉइंट, इसको हिंदी में मुहाना कहते हैं, या फिर जहाँ पर नदी समाप्त होती है वो सतलज में जाकर मिल जाती है। कौन सी? चिनाब नदी को याद रखेंगे कि चिनाब नदी सतलज में जाकर मिल जाती है। और इस पर 2 प्रमुख परियोजना है। हालांकि अब जब हम परियोजना पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख परियोजना, तो उसका फुल डिटेल करेंगे, लेकिन अभी बस आप नाम याद रखिए कि इस पर 2 प्रमुख परियोजना है, एक दुलहस्ती और दूसरा सलाल परियोजना। दुलहस्ती और सलाल परियोजना जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पूछ चुका है। दुलहस्ती और सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो वो चिनाब नदी पर है। और इसका पुराना नाम अस्किनी है। प्राचीन काल में इस चिनाब नदी का नाम अस्किनी हुआ करता था। अब चिनाब की बात करें रावी नदी की, ठीक। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। अब याद रखेंगे, ऊपर की नदी झेलम जो है वो जम्मू कश्मीर से निकलती है, और चिनाब और रावी ये दोनों हिमाचल प्रदेश से, यहीं पर हिमाचल प्रदेश, ठीक। आप इसको याद रखेंगे। इसका एंडिंग पॉइंट चिनाब में समाप्त होती है, हम आपको बता ही चुके हैं। और इसका पुराना नाम पुरुषनी है। प्राचीन काल में रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी हुआ करता था। इसके बाद बात करें ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है, और ये भी हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा, ठीक। तो रावी, चिनाब, रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश, ठीक। रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। और इसका एंडिंग पॉइंट है सतलज। ब्यास नदी सतलज में आकर समाप्त हो जाती है। इसका पुराना नाम है बिपाशा। ये ब्यास नदी का पुराना नाम बौ से ब्यास, बौ से बिपाशा, याद रख सकते हैं। और इसी ब्यास नदी की बात करें तो इस पर इंदिरा गांधी नहर है, जो एशिया की सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, जो एशिया की सबसे बड़ी नहर है। और ब्यास और सतलज के संगम पर है। ब्यास और सतलज का संगम, पंजाब में एक बांध है, हरिके बांध, इसको याद रखेंगे। हरिके बांध के पास ब्यास और सतलज के संगम पर इंदिरा गांधी नहर बनाया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा नहर है। इससे क्या होता है, इस नहर से पंजाब और राजस्थान को जल आपूर्ति की जाती है। हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। इसके बाद आप सतलज नदी की बात करेंगे। सतलज नदी की बात करते हैं। सतलज नदी जो सबसे सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है, और सबसे लास्ट में सतलज नदी। तो सतलज नदी के डिटेल में आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि सतलज नदी जो है मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है। अब यहाँ मानसरोवर है, हमने आपको बताया कि तिब्बत में मानसरोवर झील है, इसी के निकट एक राकसताल जगह है, झील है, जिससे सतलज नदी निकलती है। इसकी सहायक नदी ब्यास नदी है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से और समझने का प्रयास करेंगे कि सहायक नदी और मुहाना कैसे इसका फिक्स किया जाता है। तो यहाँ जो देखिए ये चिनाब नदी निकली, ठीक। अब चिनाब नदी में सबसे पहले झेलम आकर मिलती है और उसके बाद रावी। तो क्या होता है कि झेलम नदी का मुहाना चिनाब है, क्योंकि यह चिनाब में जाकर मिल जाती है, इसलिए झेलम नदी का मुहाना आप चिनाब कहेंगे, और रावी नदी का मुहाना भी चिनाब कहेंगे। जबकि चिनाब की सहायक नदी, यानी कि जो इसमें आकर मिलती है वो सहायक नदी होती है, तो उसमें आप रावी और झेलम को याद रखेंगे, ठीक। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो इसी तरह से हम लोग सहायक नदी और मुहाना के नाम याद रखते हैं। उसके बाद ब्यास जो है वो सतलज में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार सतलज की जो सहायक नदी हो गई वो ब्यास हो गई। तो इस तरह से हम इनके सहायक नदी और इनका मुहाना याद रख सकते हैं। आइए अब फिर बात करते हैं सतलज नदी पर। सतलज नदी का एंडिंग पॉइंट चिनाब में, अभी हमने आपको बता दिया कि ये चिनाब में जाकर समाप्त हो जाती है। ये सतलज नदी यहाँ से है, और फाइनली रूप से ये भी अंत में चिनाब में मिल जाती है, और ये सब एक पठानकोट के पास सिंधु नदी में आकर मिल जाते हैं। तो सतलज नदी का जो एंडिंग पॉइंट हो गया चिनाब, और इसका पुराना नाम हो गया सदुद्री। प्राचीन काल में सतलज नदी को सदुद्री के नाम से जाना जाता था। लुधियाना और फिरोजपुर इसके किनारे बसा हुआ शहर है। इसके अलावे अब बात करेंगे उत्तर भारत की नदियों में। तो उत्तर भारत की नदियों में प्रमुख है गंगा और उसकी सहायक नदी, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे।